हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 12 का आज एक न्यू चैप्टर, जिस चैप्टर का नेम है डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। तो ये चैप्टर इस पूरे के पूरी जो 12th क्लास के मैथ का है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इस चैप्टर से आपका क्या है, कैलकुलस की स्टार्टिंग होती है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है तभी आप एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें आपने बात करनी होती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटेग्रल, वो दोनों चैप्टर आप तभी कर पाओगे अगर आपको इस चैप्टर ये चैप्टर आपने अच्छे से किया है। ठीक है, तो मेरा मतलब मोटिव रहेगा कि मैं आपको ये चैप्टर अच्छे से करवाऊं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊं ताकि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये चैप्टर बेसिकली बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसके अकॉर्डिंग ही इंटेग्रल वाला चैप्टर भी डिफिकल्ट लगता है। तो ये एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस टाइप से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाता है ताकि आपको जो ये चैप्टर है वो ईजी लगे। मेरे टाइम पे मुझे जो टीचर थे जिन्होंने ये चैप्टर करवाया बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया था, तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं भी अपने बच्चों को वही कॉन्सेप्ट वैसे ही एक्सप्लेन करूं ताकि उनको भी जो ये चैप्टर है, इतने लंबे कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, इतना बड़ा चैप्टर है, वो क्या लगे, इजी लगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ये वाली वीडियो हमारी बेसिकली इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड रहने वाली है। इसमें हम पूरे चैप्टर का एक मैप बनाएंगे कि पूरे चैप्टर में आपने क्या कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपने डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने क्या है, ये 13 टॉपिक हैं जिनको इस चैप्टर में कवर करना है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, आपने चैप्टर का नेम है देखो कॉन्टिन्यूटी, तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो आपने देखना है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कैसे आप किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्रूव करोगे। ठीक है, देन सेकंड है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब जब आपने ये कर लिया तो अलजेब्रा भी उसका हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड ये दोनों टॉपिक हैं। इसके बाद बाकी का पूरा चैप्टर आपका डिफरेंशियबिलिटी से ही रिलेटेड है। तो स्टार्ट करेंगे। देखो, थर्ड क्या होएगा, इसमें आपने पहले पढ़ना है कि डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है, कैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट हम करते हैं। देन आ गया डेरिवेटिव करना है आपने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का। डेरिवेटिव और डिफरेंशियबिलिटी सेम बात है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे जिनका डेरिवेटिव निकालना है, इसके लिए कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, वो आपने रिवाइज करने हैं। देन आएगा डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शंस का, ये जो आपका है चेन रूल इसमें यूज होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आपके डेरिवेटिव आएंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस के, आपने देखना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं। देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनके आपने डेरिवेटिव निकालने हैं। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहले आप पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, फिर आप देखोगे कि इन दोनों का डेरिवेटिव आप कैसे करोगे। उसके बाद ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है बट एक अलग टाइप की डिफरेंशिएशन है। इसमें आपने कैसे डेरिवेटिव करना है वो हम देखेंगे आगे। देन 12th टॉपिक है आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ये पैरामीट्रिक फॉर्म वाला देखेंगे कि पैरामीटर क्या है। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल से ज्यादा एक अनदर वेरिएबल होएगा जिसकी फॉर्म में हमारे वेरिएबल्स होते हैं, तो उनको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो वन बाय वन इन सारे के सारे टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं, मतलब इनको ब्रीफली देखेंगे कि क्या है किसी टॉपिक को, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे। देन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या है अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो देखिए हमें क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जब भी हमने प्रूव करना है तो उसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तो हम इसको चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी जो है उसको बाय ग्राफ, और एक हम जब हमें ग्राफ नहीं गिवन होता, एक नॉर्मल कोई फंक्शन गिवन है तो आप कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। ठीक है, अगर तो ग्राफ गिवन है तो ग्राफ की फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, अगर आपका जो ग्राफ है, जैसे कि देखो यहां से पेन मैंने स्टार्ट किया और ऐसे करके मेरा पेन लास्ट पॉइंट तक पहुंच गया, मतलब आपने क्या है पेन को उठाए बिना एक बारी भी आपने अपना जो ग्राफ है कंप्लीट कर दिया। मतलब कि आपका ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, कोई जंप नहीं है या कोई होल नहीं है। तो इस टाइप का जो आपका फंक्शन होएगा जिसका ये ग्राफ है, तो वो क्या होएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ। अगर आपका इस फॉर्म में कोई ग्राफ बना है, सपोज करो ये रहा,
और एक ये पॉइंट। अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया तो मैं पहुंच गई यहां पे। इसके बाद अगर मुझे ये वाला ड्रॉ करना है फर्दर तो मुझे पेन उठा के आना पड़ा। तो यहां पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो नहीं हुआ, पेन एक बार आपने उठाया अपना जो ग्राफ है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऐसा फंक्शन होएगा जिसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस होएगा, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता, जंप या होल नहीं होएगा। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऐसे टाइप का फंक्शन होएगा। क्लियर है? बट हर टाइम आपको कभी भी ग्राफ तो मिलेगा नहीं। जब आपने यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है तो ज्यादातर आपको सिंपल फंक्शन मिलेगा, ग्राफ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सिंपल कोई फंक्शन गिवन है तो आपने कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करनी है, तो उसके लिए आपके पास रूल है। तो रूल क्या है, आपका कोई फंक्शन होएगा f(x), उसकी आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल्स टू a। ऐसे करके कोई फंक्शन है, सपोज करो, ठीक है, मैंने जनरल फॉर्म बताई आपको, फंक्शन f(x) है, x इज इक्वल्स टू a के ऊपर आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहला रूल क्या होएगा, फंक्शन जो है वो a पॉइंट के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। मतलब अगर आप उस फंक्शन में जो a है, जो ये x की जो ये वैल्यू है वो पुट करते हो तो वो एक वैल्यू आनी चाहिए आपकी, तो वो फंक्शन क्या है, डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट फंक्शन नहीं होना चाहिए, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या होएगा, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो आएगी वो दोनों क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं वो हम फर्दर जब एग्जांपल देखेंगे तो हम सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, थर्ड क्या होएगा, आपका f(x) जो फंक्शन है a पॉइंट के ऊपर, और आपका जो f(x) फंक्शन की लेफ्ट लिमिट है और उसकी जो राइट लिमिट है वो तीनों इक्वल होनी चाहिए। अगर वो तीनों इक्वल आ गई तो आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर लिमिट्स इक्वल नहीं आती तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। क्लियर है? तो वो फंक्शन क्या होएगा, डिसकंटिन्यूअस होएगा। अब इसको सॉल्व करके देखें, कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल f(x) इज इक्वल्स टू mod x है। ठीक है, तो ये mod x जो है, मैथ आप करते हो +1 करके आए हो, आपको पता होएगा कि जो एक मॉडुलस फंक्शन होता है उसको हम कैसे ओपन करते हैं, है ना। तो मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो -x होती है। कहां पे, जब x की वैल्यू लेस देन क्या है, 0 होती है, और इसकी वैल्यू x होती है जब आपका फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि mod x जो फंक्शन है, नॉर्मली आपको कोई सिंपल फंक्शन गिवन हो सकता है, x² अकेला x है ना, तो आपने क्या करना होता है, उसको सिंपल चेक करो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट पुट करके। पर यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या है आपके लिए, इसकी वैल्यू जब x जो है 0 से लेस है तो आपकी वैल्यू -x होगी, और जब वो 0 या 0 से ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू x होती है। तो आपका जो ये फंक्शन है ना, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो -x लेना है, और f(x) की वैल्यू x लेंगे जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं इसकी जो हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले f(x) फंक्शन की बात करेंगे। एट x इज इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या है, x है। तो x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या आएगा, 0 आएगा। तो f(x) जो है, f(a) जो है वो तो डिफाइन हो गया। अब बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो जो आपका f(x) फंक्शन है, यहां से देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, इसका क्या मीनिंग है, ये जो x की वैल्यू है वो 0 को अप्रोच कर रही है फ्रॉम नेगेटिव साइड। देखो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। आपका जो फंक्शन है वो 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, प्रॉपरली 0 नहीं है, 0 की तरफ जा रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट का ये मीनिंग होता है। ठीक है, अब जब फंक्शन आपका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जा रहा है, तो वहां पे देखो जब वो 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 से लेस है, प्रॉपरली 0 तो है नहीं, तो फंक्शन की वैल्यू का क्या है उस टाइम पे, -x है। अब x की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे, है तो वो 0 को अप्रोच कर रहा, पर उसको हम अप्रोक्सीमेटली 0 बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे 0, तो -0 तो नहीं होता, 0 ही होता है। इसका आंसर ये आ गया। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। उसके लिए क्या होएगा, देखो लिमिट
x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। इसका क्या मीनिंग है, अब हमने 0 को अप्रोच करना है बट फ्रॉम पॉजिटिव साइड। देखो ये पॉजिटिव साइड है, यहां से हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं। अब जब हम 0 को अप्रोच करेंगे, देखो ये क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, x है। अब x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0, ये भी 0, ये भी 0 और फंक्शन fx भी 0। तीनों जो हमारे आंसर्स हैं वो इक्वल आ गए। तो आपका जो fx फंक्शन है दैट इज मॉड x, वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। समझ में आया कैसे कॉन्टिन्यूटी एक्सप्लेन करेंगे। आपने क्या करना है, उस फंक्शन के लिए आपको यहां पे तो खुद से कंसीडर करना पड़ा, अदरवाइज सिंपल फंक्शन जो है उसको आप सिंपली लोगे, उसकी जगह पे एक बार यहाँ पे 0 पुट करोगे, एक बार यहाँ पे, और देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आ रही हैं। अगर इक्वल आ गई तो आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है जी, तो ये तो था आपका आज का फर्स्ट टॉपिक जो हमने इस पूरे चैप्टर में कवर करना है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मीनिंग क्या है, देखो अलजेब्रा में क्या करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये रूल्स हमने चेकआउट करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होएगा, हमारे पास ना कोई 2 फंक्शन होंगे। ठीक है, कोई भी 2 फंक्शन हो सकते हैं। पहले तो आप उनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो, आपको पता ही होगा अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है देन उनके ऊपर हम अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई 2 फंक्शंस हैं f(x) एंड g(x) जो क्या है, कॉन्टिन्यूअस हैं किसी पॉइंट c के ऊपर। ठीक है, सेम पॉइंट के ऊपर दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं। तो रूल क्या होंगे अलजेब्रा के, अगर वो दोनों फंक्शन सेम पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस हैं तो दोनों की जब आप एडिशन करोगे दोनों फंक्शन की, वो भी कॉन्टिन्यूअस होगी एट पॉइंट सी। दोनों की सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगी सेम पॉइंट के ऊपर। दोनों की प्रोडक्ट भी और दोनों की डिवीजन जो है वो भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी एट फंक्शन एट पॉइंट सी। अब लास्ट में कंडीशन क्या है, जो g वाला फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 होगा तो फंक्शन इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये उसके लिए कंडीशन है, बाकी अदरवाइज पॉइंट सेम है। ठीक है, तो अलजेब्रा में दोनों फंक्शन सेम पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई ये फंक्शन गिवन है, ठीक है, f(x) फंक्शन है x और g(x) कोई फंक्शन है cos x। सबसे पहले तो आप इन दोनों की कॉन्टिन्यूटी चेक करो, जैसे हमने इससे प्रीवियस वाला जो हमने टॉपिक किया ना कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वाला, उसमें मैंने mod x की एग्जांपल ली थी। यहाँ पे आपके पास x है और cos x है, दोनों की कॉन्टिन्यूटी चेक करो। ठीक है, जब आप कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो दोनों फंक्शन है ना हमारे, ये दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूअस हैं एट एवरी रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर के ऊपर x की वैल्यू आप सेम लेनी है दोनों के केस में। आप लेके देखो, x0 ले लो, x1 ले लो, कोई भी रियल नंबर लेंगे आप, उसके ऊपर आपके ये दोनों फंक्शन क्या आएंगे, कॉन्टिन्यूअस आएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों नंबर आपके कॉन्टिन्यूअस हैं तो अगर मैं x प्लस cos x टाइप का फंक्शन ले रही हूं तो ये भी हमारा क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा एट रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर लोगे उसके ऊपर आपका ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ये एक्सप्लेन करता है। सिंपल जो कॉन्टिन्यूटी है उसमें एक फंक्शन लेना होता है, यहाँ पे आपको मोर देन 1 फंक्शन मिलेंगे, उनको आपने सेम पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस शो करना है। तो अगर वो सेम पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस हैं तो आपके क्या है, वो ये रूल जो है प्लस माइनस जो है वो सारे रूल को भी वो क्या है, ओबे करेंगे, सेम पॉइंट के ऊपर वो कॉन्टिन्यूअस होंगे। क्लियर हुआ। तो यहां तक हमारा जो टॉपिक था, 2 टॉपिक थे, कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड थे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमने बात करनी है अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a if its derivative exists at that point। मतलब किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, जब उसका जो डेरिवेटिव है वो गिवन पॉइंट जो है उसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सपोज करो पॉइंट है x इज इक्वल्स टू a, अगर आपके फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो x इज इक्वल्स टू a के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो इस लाइन का मीनिंग क्या था, बेसिकली आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है
और राइट हैंड लिमिट है। जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में निकाली थी वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी में निकालनी है, बट यहाँ पे आपके लिए एक सेपरेट फॉर्मूला है, वहां पे एक सेपरेट फॉर्मूला था। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये दोनों लिमिट आपकी एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और इक्वल भी होंगी। अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर आप क्या बोलेंगे कि आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, कैसे उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे? तो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स के साथ। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका, देखो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। अप्रोचेस का मीनिंग आपको पता है कि फंक्शन प्रॉपरली जीरो नहीं है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, और फॉर्मूला क्या होएगा, f x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यहां पे वैल्यूज पुट करो और चेक करो अपनी डिफरेंशिएबिलिटी। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, यहां पे फॉर्मूला सेम है बट लिमिट्स डिफरेंट है ना। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो फंक्शन नेगेटिव साइड से जीरो को अप्रोच करेगा, और जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो फंक्शन आपका राइट हैंड साइड से जीरो को अप्रोच करेगा। अब कोई एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो आपका फंक्शन एफ एक्स है मॉड एक्स। ठीक है, यही एग्जांपल कॉन्टिन्यूटी में चेक करी थी, वहां पे तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन आया था। अब यहां पे भी चेक कर लेते हैं। हमने चेक करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो डिफाइन होता है नेगेटिव एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो, और डिफाइन होता है एज एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? तो चेक करेंगे लेफ्ट लिमिट क्या होएगा, यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या पुट करेंगे, देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, यहां पे हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, मॉड एक्स लेस देन एक्स, जो वैल्यू आपकी जीरो से लेस है उसके लिए नेगेटिव एक्स है आपका, है ना। तो यहां पे क्योंकि देखो हमारा जो फंक्शन है ये वाला, ये यहां पे इसकी वैल्यू क्या है, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, प्रॉपरली जीरो तो नहीं है ना। तो इसीलिए हमारा जो फंक्शन है जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगी, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, जीरो प्लस एच माइनस, जब यहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे, देखो जो फंक्शन हमारा x को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो और यहाँ पे क्या है, h है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या बनेगा, h माइनस जीरो अपॉन एच। अब देखो लिमिट क्या है हमारे पास, h अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। अब जब जीरो नेगेटिव है, जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव h अपॉन एच दैट इज माइनस वन। अब ये नेगेटिव h क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू नेगेटिव x थी, है ना। तो नेगेटिव जो हमारा x फंक्शन है या a वाला फंक्शन है उसकी जगह पे हम माइनस में वैल्यू लेके चलेंगे, तो नेगेटिव h जब सॉल्व होएगा तो नेगेटिव वन आ गया। ऐसे ही जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो उसमें देखो हमारा फंक्शन क्या होएगा, जीरो प्लस एच माइनस जीरो अपॉन एच, यहां तक तो सेम है। इसके बाद लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, h माइनस जीरो अपॉन एच। अब यहां पे क्या आएगा, h अपॉन एच, क्योंकि जब वो जीरो को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव साइड तो वैल्यू फंक्शन की क्या है, x है, मतलब पॉजिटिव है। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, दैट इज वाई प्लस वन। तो यहां से हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आ गया। अगर ये इक्वल नहीं आया तो फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। बात क्लियर हुई? इतना क्लियर हुआ सबको कि देखो जो मॉड x फंक्शन है आपका वो क्या है, x इज इक्वल्स टू जीरो के लिए आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो है बट वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये तो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात हो गई, ये तो नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात हो गई। अब एक ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमने क्या करना है, कोई ऐसा फंक्शन जो क्या होएगा, डिफरेंशिएबल होएगा एट पॉइंट। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल की कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो कितना है, एक्स स्क्वायर है और x की वैल्यू 3 के लिए हमने चेकआउट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या बनेगा। देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन की लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन देखो क्या होएगा, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे
3 प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 3 स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है, h है आपका। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, क्योंकि हमने f ऑफ x लेना है और f ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या है, x क्यूब है, तो इसको हमने ऐसे करके वैल्यू ले ली। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो इसको ना आप ऐसे वैल्यू मत लो, आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे बनेगा 3 प्लस एच स्क्वायर और यहाँ पे क्या बनेगा 3 स्क्वायर, जब हमने यहाँ पे a की जगह पे हमारा 0.3 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट हो गई, तो सॉल्व करके क्या बना, देखो 3 स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, 3 स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 3 2 6h माइनस यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पे h। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, h स्क्वायर प्लस 6h अपॉन, तो क्या बचा h। अब यहां से क्या मैं h कॉमन निकाल सकती हूं ऊपर से, तो क्या बचेगा h प्लस 6 अपॉन h। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब h प्लस 6 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, तो यहाँ पे बात तो हम 3 की कर रहे हैं, यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं दिया फंक्शन, तो वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करके 6 आ गई हमारी। ठीक है, अब ये तो लेफ्ट लिमिट हो गई। अब बात कर लेते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, और यहां पे पुट करते हैं, है ना, तो क्या बनेगा सेम 3 प्लस एच स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन h। तो यहां तक तो पार्ट देखो सेम वैल्यू पुट करेंगे, क्या बनेगा 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस 9 अपॉन h, 9 से 9 कैंसिल आउट, h कॉमन, तो h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव लिमिट है, तो h प्लस 6 सॉल्व करके कितना आ गया 6। अब यहां से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम आ गई, मतलब वो एग्जिस्ट कर रही हैं। अब फंक्शन के ऊपर हम वैल्यू भी देख लेते हैं कि कितनी आएगी हमारी। तो देखो ये fx है, अब इसका f डैश x भी निकालना है। जब f डैश x की आप बात करोगे तो वो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, फंक्शन इसमें h अप्रोचेस टू 0 है, तो क्या बनेगा देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो f और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा 3 प्लस एच स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन h, तो 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस 9 अपॉन h, कैंसिल आउट h प्लस 6 अपॉन h, वेयर h अप्रोचेस टू 0। तो यहां पर भी सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। दैट मीन्स कि फंक्शन हमारा उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, इक्वल भी हैं, और फंक्शन का जो डिफरेंशिएबल है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है f डैश x उसके भी इक्वल है। तो हमारा जो ये फंक्शन है ना f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वो एट x इज इक्वल्स टू 3 क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्लियर है इतना? तो यहां तक हमने डिफरेंशिएबल इस फॉर्मूला से कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखा, कैसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन चेक करते हैं वो सीखा। ये सारा पोर्शन जो हमने अब तक किया वो एक टाइप का था, इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा अलग टाइप से है। यहां पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट भी है, इसको नोट डाउन कर ले। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होएगा ही होएगा, नॉट कंपल्शन। बट अगर एनी कोई फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है तो ये बिल्कुल जरूरी है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होएगा ही होएगा। ठीक है, तो ये कंपल्शन नहीं है, कोई फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, जैसे हमने पीछे एग्जांपल करी। बट अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है एट एनी पॉइंट तो वो उस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस भी होएगा ही होएगा। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा आज का हमारे फर्स्ट 3 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेरिवेटिव वाला पोर्शन, जिस
तो इसके बाद बात करते हैं डेरिवेटिव कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का। उसके लिए आपके पास क्या है, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं। बेसिकली ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट कह सकते हैं डेरिवेटिव का। इसमें क्या है, आपको कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जिनको आपने यूज करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। ये आपको कोई फंक्शन गिवन होएगा इस फॉर्म में, तो उसका डेरिवेटिव ये लगाना है आपने, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो नंबर है इसको हम बेस फॉर्मूला बोल देते हैं, ठीक है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है डेरिवेटिव में जो यूज होता है। कोई भी देखो बेस है, उसकी कोई ना कोई पावर होती है, ठीक है। तो बेस की कोई पावर है, अगर इसका आपने डिफरेंशिएशन करना है तो फिर डिफरेंशिएशन कैसे होएगा, इसकी पावर जो है वो आगे आ जाएगी, देन जो बेस है उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और इसके बाद डेरिवेटिव कर देना है, जो ये बेस वाली टर्म है ना उसका आपने डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है। अब यही फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखा गया। सपोज करो x की कोई पावर है n, वेयर n इज एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। सपोज n क्या है आपका 2 3 x स्क्वायर है जैसे, है ना। तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, जो ये पावर n है वो आगे आ गई, x की पावर n-1, देन आपने x का जो क्या है डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है। देखो यहाँ पे इन्होंने अलग से क्यों नहीं लिखा ये वाला स्टेप, क्योंकि यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या है 1 है। पर आपने ये बेसिक फॉर्मूला लर्न करना है कि अगर आपके पास x के बिना कोई और वेरिएबल गिवन है आपको, तो आपने उसका क्या है डेरिवेटिव लेना ही लेना है इसके बाद में, ठीक है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूं x की पावर 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, 5 पावर आगे आ गई, x 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 पावर बचा, देन उसके बाद डेरिवेटिव करना है आपने x का। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है 1 होता है, इसीलिए इसका आंसर आ गया 5x की पावर 4। क्लियर हुआ। देन बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला की, जिसमें हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनका हमने डेरिवेटिव करना है। तो इसके बाद हमारे पास है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनका हमने क्या है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है साइन एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कॉस एक्स। जैसे कि साइन का जब भी डेरिवेटिव करोगे कॉस एक्स आएगा, अगर यहाँ पे एक्स के बिना कोई और फंक्शन होता तो आप उसका भी डेरिवेटिव करते। जब हम एग्जांपल्स करेंगे तब ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। देन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, tan एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉसिकेंट एक्स का माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स tan एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। देखो इनको लर्न तो करना पड़ेगा, कोई और वे नहीं है। अब लर्न करोगे कैसे, देखो यहाँ पे tan है, यहाँ पे कॉट है, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, दोनों ऑपोजिट है, तो इनके फॉर्मूला एक जैसे हैं। tan सीकेंट स्क्वायर में चेंज होएगा, कॉट जो है वो कॉसिकेंट स्क्वायर में चेंज होएगा, और बचेगा क्या, देखो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ऐसे ही अब इनकी बात करते हैं, ठीक है। जो सीकेंट एक्स होता है वो सीकेंट एक्स tan एक्स, और जो देखो ये सीकेंट और tan दोनों रिलेटेड है ना, तो सीकेंट के साथ tan आएगा। ऐसे ही कॉसिकेंट के साथ क्या आएगा, देखो यहाँ पे कॉट था, कॉसिकेंट एंड कॉट, यहाँ पे पहले भी नेगेटिव था, यहाँ भी नेगेटिव है। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ मतलब आप उनमें से हिंट निकालो ताकि फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर सको, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। इसके बाद बात करेंगे ये कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दो टर्म्स हैं प्रोडक्ट में लिखी हैं, उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है पहले उसको एज सच लिख लो, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव कर दो, देन प्लस का साइन, फिर क्या करो सेकंड टर्म एज इट इज लिख लो, जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव करो, ठीक है। मतलब एक बार एक का डेरिवेटिव, देन सेकंड टाइम दूसरी टर्म का डेरिवेटिव। उसके बाद एडिशन के लिए रूल क्या है, जैसे दो कोई टर्म्स हैं उनका डेरिवेटिव करना है, डैश, यहाँ पे डैश है ना वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें क्या करना होता है, दोनों जो टर्म्स हैं उनका क्या है डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। देन आ गया क्वोशंट रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वोशंट रूल कहां पे लगेगा, अगर कोई दो टर्म्स हमारी प्रोडक्ट में नहीं है, वो क्या है फ्रैक्शन में दी हुई हैं, तो उसमें क्या करना होता है, आपने जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर, उसकी तो स्क्वायर कर दो डिनोमिनेटर में, और क्या करेंगे जो ऊपर वाला आपका न्यूमिनेटर है पहले उसका डेरिवेटिव, और जो डिनोमिनेटर है वो एज सच, देन नेगेटिव साइन, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर एज सच। इन दोनों को ना आप एक दूसरे के साथ
मिक्स करके या इनको इंटरचेंज करके लर्न करो। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। यहाँ पे ऑपोजिट है, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव, ऐसे ये टर्म्स चेंज हो गई और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर की स्क्वायर आ गई। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो भी जितनी भी एग्जांपल्स हमने करनी है वो हम करेंगे जब हम एक्सरसाइज वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब ये कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस। मतलब जब हमारे पास देखने को तो एक ही फंक्शन लगेगा, बट एक्चुअल में वो जो एक फंक्शन है उसके अंदर कोई दो फंक्शन होंगे। मतलब बेसिकली वो क्या होएगा, कॉम्बिनेशन होएगा टू फंक्शंस का। अगर उनका डेरिवेटिव करना है तो उसके लिए आपने यूज करना है चेन रूल। ये चेन रूल आपका इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखेंगे कि चेन रूल को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सम क्या है, देखो जैसे ये फर्स्ट सम है, इसमें fx फंक्शन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, cos x क्यूब। देखने को तो आपको लग रहा है कि ये cos x क्यूब क्या है, एक ही फंक्शन है, ठीक है, बट ये एक फंक्शन नहीं है। अगर मैं इसमें जो x की क्यूब है इसको पुट कर लूं t इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो अगर, तो फिर आपका जो fx है वो किसके इक्वल आ जाएगा, cos t के इक्वल। तो ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया जिसको हम gx भी बोल सकते हैं। तो एक फंक्शन के अंदर दो फंक्शन हो गए ना, एक को तो हमने देखो cos t कह लिया और t की वैल्यू क्या है, x क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्लियर है। अब इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कैसे करते हैं, देखो जब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है f वाले फंक्शन का, तो f ऑफ gx ऐसे करके हम लिखते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले तो हम f डैश जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद अंदर वाली टर्म का होएगा। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखो फिर समझ में नहीं आएगा। आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इन दोनों का डेरिवेटिव अलग से कर दो। मैं बेसिकली आपको सिंपल रूल बताती हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ज्यादा फॉर्मूला के चक्कर में भी नहीं पड़ना होता, ठीक है। तो ये fx फंक्शन है, देखो इसके साथ क्या है, t है, वेरिएबल t है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, d अपॉन ये कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। तो क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव पीछे किया था, क्या आया था, माइनस साइन t। क्लियर है। और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, यहां पे जो फंक्शन है उसका इसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। तो कितना आ गया, माइनस साइन t। अब सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास, gx है, उसकी वैल्यू क्या है, x क्यूब। तो ये क्या है, dt डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये क्या है, x की फॉर्म में है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, पावर आएगी आगे और इसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, देन डेरिवेटिव करो x का। तो क्या बचा, 3x स्क्वायर dt अपॉन dx। क्लियर है। अब देखो एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास dt अपॉन एक्स की, एक आ गई ये वाली वैल्यू। हमने निकालना क्या था, dfx। हमने एक्चुअल में dfx अपॉन dx ही कैलकुलेट करना था, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। देखो अगर हम इन दोनों जो इक्वेशंस हैं इनकी कर दें मल्टीप्लाई, लेफ्ट में लेफ्ट मल्टीप्लाई हो गया, यहां पे क्या बचा, साइन t इंटू 3x स्क्वायर। तो dt से dt कैंसिल आउट, क्या बचा, आपके फंक्शन का डेरिवेटिव, यही बच गया। पर अब भी ये इनकम्प्लीट है क्योंकि फंक्शन में सारी टर्म x की फॉर्म में होनी चाहिए थी, यहाँ पे तो t है। तो लास्ट में आके एक स्टेप करो, आपने t की जो वैल्यू पुट करी थी उसको यहाँ पे वापस से पुट कर दो। तो ये है आपका इसका आंसर, चाहे इसको f डैश x भी बोल लो। समझ में आया कैसे डेरिवेटिव फाइंड करना है, बाय यूजिंग चेन रूल। मतलब एक में ही चेन बनी हुई है तो डेरिवेटिव इस टाइप से होएगा, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको इसमें क्या है, आपका अच्छे से ग्रिप बन जाएगी, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने ये फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया तो सेकंड इसको उसको भी देखते हैं एक बार, है ना, तो थोड़ा इजी लगेगा।
देखो इसमें क्या है, ये फंक्शन है, देखने को तो एक फंक्शन लग रहा है। अगर मैं बोलूं कि एफ एक्स मेरा क्या है, v की पावर 4 है, तो v की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 2 है। इतना क्लियर हुआ। देखो इस सारे फंक्शन को मैंने v पुट कर लिया, कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो डेरिवेटिव दोनों के निकालो, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और सॉल्व कर दो। तो d, यहाँ पे मैं f डैश x ऐसे लिखो, विद रिस्पेक्ट टू v निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा 4v की पावर 3, v के विद रिस्पेक्ट टू था इसीलिए हमने दोबारा से डेरिवेटिव नहीं करना, सेम ही आएगा। इसके बाद dv अपॉन dx निकालो, कितना आएगा, 3 कांस्टेंट टर्म में एज सच रह जाएगी, x का डेरिवेटिव हो गया 1, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो dv अपॉन dx का इतना आंसर आ गया। अब इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बचा, ये कैंसिल आउट, df(x) अपॉन dx इज इक्वल्स टू 4 3 12 b क्यूब। पर ये तो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें आंसर x की फॉर्म में चाहिए, तो यहां पे v की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 3x माइनस 2 क्यूब। तो ये आ गया आपका f डैश x की वैल्यू। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन वाला पोर्शन। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब आपको क्लियर होना चाहिए पहले तो कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। इम्प्लिसिट को समझने के लिए आपको एक्सप्लिसिट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो टाइप के फंक्शन है। सबसे पहले तो आप देखो एक्सप्लिसिट कौन सा फंक्शन है, एक मिनट। तो हमारा क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे x एंड y वेरिएबल्स जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, मिक्स हुए होते हैं एक दूसरे के अंदर। उन दोनों में से आप x और y जो वेरिएबल हैं उन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाते। और एक्सप्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो हमारा y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो x वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या करेगा, x के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या है देखो, इफ y डिपेंडेंट वेरिएबल वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x। अगर तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो फिर तो हम उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर हम उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए और उसमें हमारे x जो y वेरिएबल हैं x एंड y वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हैं, दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो वो फंक्शन होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब इस टाइप के फंक्शन जो है एक्सप्लिसिट हम पीछे पढ़ के आए हैं, है ना। इसका डेरिवेटिव अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे ना। देखो कितना आएगा, 3 कांस्टेंट है एज सच रह गया, यहां पे लगेगा पावर रूल, 2 आगे आ गया, x की पावर 1 आ गई, 4 एज सच रह गया, x का डेरिवेटिव 1, 6 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो क्या बना हमारे पास 6x प्लस 4। यहां पे तो डेरिवेटिव आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो भी जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, जब हमारे पास कभी भी इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाए उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। देखो इसमें हमारे पास x y ऐसे प्रोडक्ट में है, ऐसे y स्क्वायर है, कहीं पे y इक्वल्स टू किसी फॉर्म में तो नहीं लिखा ना, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, इनको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो सबका डेरिवेटिव करो, जैसे देखो x स्क्वायर है, फाइंड आउट हमने लास्ट में dy अपॉन dx ही करना है, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो पावर आगे आ गई, यहां पे x बचा, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, मैंने पीछे करवाया है। तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, फिर प्लस का साइन, सेकंड टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। देन y का डेरिवेटिव, y का क्या आएगा, देखो पावर आगे आ गई, y उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट, देन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब 100 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। अब इसको सॉल्व करो, जहां जहां पे dy अपॉन dx दिख रहा है उन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लो। देखो इन दोनों में x प्लस 2y है, उसको मैंने अलग से लिख दिया, और दोनों का dy अपॉन dx निकाल दिया कॉमन,
ठीक है, तो ये जो 2x प्लस वाई है आपका यहां पे प्लस में है, अगर इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊं तो क्या बनेगा, देखो लेफ्ट साइड में जाके 2x प्लस वाई, इसके आगे मैंने कॉमनली नेगेटिव साइन लगा दिया। अब ये क्या है हमारा dy अपॉन dx है, हमें तो यही चाहिए, जो बाकी की टर्म है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो क्या बचा, माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। तो ये पार्ट सॉल्व करके हमारा ऐसे आंसर आएगा। इसका हम सिंपली डेरिवेटिव नहीं कर सकते थे, देखो जैसे हमने यहां पे कर लिया, इसका ऐसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हमने देखो सारे फंक्शंस करे है ना। पहले कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस करे, उसके बाद बात करी हमने कौन से फंक्शंस थे हमारे, उसके बाद आए थे उनको कंपोजिट फंक्शन बोला, उसके बाद हमने इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करी। अब इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, है ना। तो बहुत ही हमारा ये चैप्टर क्या है, कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना पोर्शन डिस्कस करने वाले थे। कल की वीडियो में जो इंट्रोडक्शन में से बाकी के पार्ट रह गए हैं, 6 to 7 पॉइंट्स आपके रह गए हैं, उनको मैं कवर करूंगी नेक्स्ट वाले पार्ट में। अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और फिर समझ में भी नहीं आएगा कॉन्सेप्ट जो है वो एक दूसरे में हौच पौच हो जाएंगे। तो यहां तक अच्छे से इसको देखना कि इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से हैं, कैसे हम उनको पहचानेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नेक्स्ट पोर्शन के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।